क्या मैं ये रबड़ी की दही बनाऊं क्या? अरे रबड़ी की कड़ी बनाऊंगा। तो क्या बोले मैं ये रबड़ी, अरे क्या चाह क्या रहे हो आप? ये तो बोलो भेल बना के रखना। तो ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, ऑफरी ने ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट किया, और जब ऑफरी ने ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट किया तो इनके बीच में क्या बन गया? एक कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या हो गया है? लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपने इतने खतरनाक भयानक तरीके से ये ऑफरर ऑफरी, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, एक्सेप्ट हुआ, एग्रीमेंट बना, कॉन्ट्रैक्ट बना। सर ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे फर्स्ट एंड बेसिक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड जो एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लेज वाली 20 डेज प्लेज वाली सीरीज में, उस टॉपिक का नाम है तुम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 20 डेज प्लेज हम लोग स्टार्ट करेंगे धमाकेदार तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम सब लोगों ने डिटेल कोर्स पढ़ के रखा हुआ है, तुम्हारे पास में स्टडी मटेरियल भी है, तुमने कहीं से भी किसी भी कोचिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से यदि क्लासेस करी होगी तो तुमको वहां से भी ढेरों भर भर के नोट्स मिले होंगे। इस 20 डेज प्लेज का जो मेन इंटेंशन है, पहले वो मेन इंटेंशन तुम लोगों को समझना पड़ेगा। यहां पे मैं तुम लोगों को ऐसे नोट्स बांटने या नोट्स लिखवाने या एकदम अपनी कलाकृतियों का, अपने कलाकार की कला का सवाल समझ के अच्छे अच्छे नोट्स दिखाने नहीं आया हूं भाई। इस 20 डेज प्लेज में जो लीगल एप्टीट्यूड और जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो मेन इंटेंशन है, मेन पर्पस है भाई, वो पर्पस है 50 में से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना। सर आप इतनी बातें कर रहे हो, आप एक बात तो बताओ कि आपने आज तक लॉ में सीएस फाउंडेशन में या सीएस ईईटी में कितने हाईएस्ट मार्क्स दिए? भाई सीएस ईईटी तो अभी अभी रिसेंटली कुछ समय पहले से स्टार्ट हुआ है। यदि मैं बात करूं सीएस फाउंडेशन की, तो भाई सीएस फाउंडेशन में बेंचमार्क है मेरा, यस आई कैन से मेरा, जनरली मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता हूं, बट बेंचमार्क है भाई। मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है महिमा संचेती। महिमा संचेती सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन लॉ एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड बॉस पूरे इंडिया में ये मिरेकल से कम नहीं है, किसी ने भी आज तक लॉ और एनवायरनमेंट के पेपर में 100 में से 100 मार्क्स जो है वो सिक्योर नहीं किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी ट्राई करेंगे, इनफैक्ट मैं भी ट्राई करूंगा कि वो महिमा संचेती के जैसे आप सभी की महिमाएं भी अपरंपार निकले, आप सभी की भी महिमाएं खूब भर बढ़ चढ़कर निकले। ठीक है, तो इस इंटेंशन के साथ में हम लोग टारगेट करेंगे कि भाई सभी के फुल मार्क्स 100% मार्क्स आने चाहिए इन लीगल एप्टीट्यूड एज वेल एज आप लोगों का जो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है वो। तो आइडियोलॉजी समझ लो, ये जो 20 डेज प्लेज है यहाँ पे थॉरोली मैं तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराऊंगा। जो भी तुम जिस भी नोट से पढ़ते थे उस नोट से ही तुमको रिवाइज करना है। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स है, ये नोट्स मैं डेफिनेटली तुम लोगों को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दी हुई है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस पर भी तुम लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी डिमांड कर सकते हो। चलिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें हो गई, अब काम की बात करेंगे हम लोग। एंड चलिए शुरू करते हैं अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो भाई, सबसे पहली बात आती है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल कब से हुआ था हमारे इंडिया में। तो 1 सितंबर 1872 से हमारे देश में ब्रिटिशर्स के टाइम से एक एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, जिस एक्ट को हम लोगों ने बोला था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बोले सर ये तो अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है। यस, ये अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, बट देयर इज नो प्रॉब्लम। सुनिएगा साथियों, क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज ये जो एक्ट था अर्लियर, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल होता था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मर्केंटाइल एंड कमर्शियल नेचर के थे। मार्क माय वर्ड, स्टार्टिंग में ही मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि भाई ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके प्रोविजन केवल और केवल मर्केंटाइल और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पे ही एप्लीकेबल होते हैं, इसके अलावा दूसरे किसी भी ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होते। सर क्या ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन जो है, क्या ये पर्सनल और सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल हो गए? क्या कभी भी सोशल और पर्सनल नेचर या पर्सनल और सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर एग्जांपल देके बताओ। मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि हे वाइफी, हे डियर वाइफी, हे मेरी प्यारी वाइफी, जो भी बोलता हो, ठीक है। हमारे घर पे काम करने वाली एक आंटी आती है जिनका नाम है चंपा आंटी। उन चंपा आंटी को बोले हम लोग हर महीने 5,000 रुपए देते हैं डस्टिंग के, क्लीनिंग के, बर्तन वगैरह साफ करने के, वॉशरूम साफ करने के। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं ऑफिस चला जाता हूं
तुम घर पे अकेली रहती हो, तो उस चंपा आंटी को मैं 5,000 रुपए पर मंथ देता हूं, तुम्हें 10,000 रुपए पर मंथ दूंगा यदि ये सारा काम तुम कर लोगी तो इसी बीच में क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, ऑफरी ने ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट किया। बताऊंगा मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे हुआ था। ओके, और इनके बीच में क्या हो गया, बोले कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और अब जो उसकी वाइफ थी जिसका नाम था शोना, वो शोना ने क्या बोला कि ठीक है साहब, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफर दिया है 10,000 रुपीज पर मंथ जो है मेरा हस्बैंड मुझे पे करेगा। और वाइफ जो है घर के दोनों टाइम बर्तन साफ करने लगी, झाड़ू पोछा करने लगी, जो भी वॉशरूम वगैरह साफ करना था सब काम करने लगी, पूरी की पूरी वो चंपा आंटी वाला काम करने लगी। इनफैक्ट चंपा आंटी ही बन गई थी वो। हुआ क्या, फर्स्ट मंथ खत्म हुआ, हस्बैंड ने पैसा नहीं दिया। सेकंड मंथ खत्म हुआ, हस्बैंड ने पैसा नहीं दिया। थर्ड मंथ खत्म होने ही वाला था, वाइफ ने बोला ला मेरे पैसे दे। तो हस्बैंड ने बोला किस चीज के पैसे? बोले आप ही ने मुझे बोला था आज से ठीक 3 महीने पहले कि ये चंपा आंटी को हटा के तुम चंपा आंटी जैसा काम करना, और मैं चंपा आंटी जैसा काम छोड़ के चंपा आंटी बन गई हूं, स्टिल तुम मुझे पैसे देने से मना कर रहे हो। तो हस्बैंड ने बोला कि अरे पगली तू कैसी बात कर रही है यार, मैं तो मजाक कर रहा था। और जैसे ही ऐसा बोला, उसकी वाइफ जिसका नाम शोना था, शोना गई पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद बोलती है कि हे पुलिस वाले भैया, मैं एक एफआईआर फाइल करना चाहती हूं अपने पति देव के नाम पे। बोलने के लिए देव है, बाकी वो किसी दानव या राक्षस से कम नहीं है। तो वो थानेदार ने बोला कि मैडम आपके साथ ऐसा क्या हुआ, आप किस चीज के लिए कंप्लेंट फाइल करना चाहती हो? वो शोना ने बोला, तो बोले ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया था, ऑफरी ने ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट किया, और बोले हमारे बीच में एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट भी बना था, और फाइनली आज मेरे पति देव ने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया है, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में यहां पर एफआईआर फाइल करवाने आई हूं। वो जो थानेदार था ना उस पुलिस स्टेशन में, वो थानेदार बोलता है कि मैडम जी आपका नाम क्या है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है वो प्रॉपरली नहीं पढ़ा है। उसके पीछे रीजन है कि वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। क्या बोला उस थानेदार ने? बोले वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। और जैसे ही ये बात शोना को पता लगी, शोना ने बोला हे थानेदार तेरा भी सत्यानाश हो। क्यों सत्यानाश हो? बिकॉज ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन केवल और केवल मर्केंटाइल और कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। ये कभी भी पर्सनल और सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो प्लीज सुन लेना, सबसे स्टार्टिंग में एग्जाम में तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हनुमान जी का भंडारा था, भंडारे में खाना खत्म हो गया, तो क्या तुम हनुमान जी के ऊपर सूट फाइल कर सकते हो क्या? नहीं। क्या आप ये बोल सकते हो कि हनुमान जी के भंडारे के लिए हमको इनविटेशन आया था, रोड पे एक आदमी माइक लेके चिल्ला रहा था भंडारा भंडारा भंडारा, क्या ऐसा तुम लोग पढ़ा दो ना यार। तो बोले भाई साहब हम हनुमान जी के ऊपर सूट फाइल करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज हमको इनविटेशन मिला था, हमको ऑफर मिला था, और बोले एक आदमी था जो आज से 3 दिन पहले रोड पे से चिल्लाते हुए जा रहा था, बोले भंडारा भंडारा भंडारा, और हम लोग पहुंचे भंडारा खाने, पता लगा भंडारे में सारा के सारा प्रसाद खत्म हो गया था। तो बोले ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड वी वांट टू फाइल सूट ऑन हनुमान जी, वेदर इट इज पॉसिबल ना। ये एक सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, इसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फिर सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है? ओनली एंड ओनली मर्केंटाइल एंड कमर्शियल नेचर के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब मैं बात कर लेता हूं, जिस टैगलाइन से मैंने आज का जो लेक्चर है ये स्टार्ट किया था, उस टैगलाइन को हम लोग यहां पर बाइफरगेट करते हैं। मैंने तुम लोगों को सिंपल 2 इक्वेशन बोली थी, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये 2 इक्वेशंस क्या थी? ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, ऑफरी ने ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट किया, और जब ऑफरी ने ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। तो अब बोले सर आपने इतनी सारी बात बोल दी, इतनी स्पीड से बोल दी, लेकिन ये टेक्निक हमारे अंदर नहीं है। आ जाएगी रे, कोई इतनी डिफिकल्ट टेक्निक नहीं है ये, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये कोई ऐसा नहीं है कि हिमालय पे मैंने बहुत ज्यादा प्रण तपस्या की, समाधि ली, उसके बाद में ऐसा बोलना सीखा, कुछ नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट जब माइंड में फिट हो जाएंगे ना, तो आप लोग मेरे से भी अच्छा, मेरे से भी बेस्ट फ्लो में, मेरे से भी बेस्ट टंग में तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है? तो ये ऐसा बोलने या ना बोलने से एग्जाम में हम लोग पास या फेल नहीं हो जाएंगे। ओके, ये तो जस्ट एक फ्लो बनाने के लिए, तुम लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं जनरली ऐसा बोलते रहता हूं। अब समझना, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, सबसे पहले बनता है एग्रीमेंट।
डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इफ यू आर एबल टू सी, तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 देखो, वो इस इक्वेशन नंबर 1 में बोला गया है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीमेंट। और ऐसा एग्रीमेंट, सेकेंड इक्वेशन देखना, ऐसा एग्रीमेंट जहां पे लिखा हुआ है ईबीएल, ईबीएल का मतलब क्या होता है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जब जाके वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्ट के ब्रैकेट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस विच इज आई हैव टू मेंशन, सेक्शन 2H, सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन नंबर 2H। तो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने तुम लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में, और भाई ऐसी लैंग्वेज जो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी किडनी में डायरेक्टली अटैक करेगी, ऐसी लैंग्वेज में मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है। इफ यू आर एबल टू सी, ऑफर देने वाला पर्सन कौन होता है, तो बोले सर ऑफरर। ओके, जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को ऑफर दिया जाता है वो इंसान कौन होता है, ऑफरी। और ऑफरर ऑफरी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो इक्वेशन नंबर 1 एग्रीमेंट बनता है। एंड ऐसा एग्रीमेंट जब तक वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा, और एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या है, सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट, सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं होगी, तब तक भाई वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सर सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट क्या है, सुनना ध्यान से, फटाफट से, तुम लोगों को आती है, मेरे साथ साथ रिवाइज करना। कंसेंट होनी चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए, एंड वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब इन आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में वो जो भी चीज के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो परफॉर्म करने लायक होना चाहिए। तो ये जो सेक्शन नंबर 10 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक कंडीशन है, ये सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। यदि इनमें से एक भी कंडीशन पिट जाती है तो भाई फिर जो आपका एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो भाई जब तक सेक्शन नंबर 10 की सारी रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं हो जाती है तब तक कोई भी जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो बोले एग्रीमेंट क्या है, सर बोले एग्रीमेंट एक सपना है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक हकीकत है। जब तक सपना एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा तब तक वो सपना हकीकत में नहीं बदल पाएगा। ओके, सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 10 के जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सारी की सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होना चाहिए, तभी आपका एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन, अदरवाइज मैं तुम लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, जिनकी स्पीड बिल्कुल शक्तिमान जैसी है वो यहाँ पे फटाफट से उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है कि बोले भाई ऑफर कितने टाइप के होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑफर जो है सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, ऑफर। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफर, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन उठता है भाई कि टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने टाइप के ऑफर्स होते हैं, कौन कौन से ऑफर होते हैं, कैसे कैसे ऑफर होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर कि ऑफर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑफर कितने टाइप के होते हैं, आप देख सकते हो मैंने 5 टाइप के ऑफर यहां पर आप लोगों को बताया है। पहला ऑफर जो है वो जनरल ऑफर है, दूसरा ऑफर जो है वो स्पेसिफिक ऑफर है, तीसरा ऑफर जो है वो काउंटर ऑफर है, चौथा ऑफर जो है वो है क्रॉस ऑफर, एंड पांचवा ऑफर जो है वो स्टैंडिंग ऑफर है। ठीक है, तो ये 5 टाइप के ऑफर होते हैं। सबसे पहले फटाफट से मेरे साथ साथ तुम लोग एक एक बार रिवाइज कर लो, जिससे कि तुम्हारी सारी की सारी पुरानी चीजें जो है वो स्पीड से रिकॉल हो जाएगी। ऑफर सबसे स्टार्टिंग 5 टाइप के ऑफर होते हैं, मेरे साथ साथ फटाफट से रिवाइज करो। पहला जनरल, दूसरा स्पेसिफिक, तीसरा काउंटर, चौथा क्रॉस, पांचवा स्टैंडिंग या ओपन ऑफर। ओके, फटाफट से एक एक ऑफर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं। भाई जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर ऐसा ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। सर पब्लिक एट लार्ज को कैसे दिया जाता है, मान लीजिए एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसका नाम है मुन्नी। ठीक है, फटाफट से देखो, एग्जाम्पल अपने हमेशा एकदम धांसू, एकदम फाड़ू रहेंगे, बट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एग्जांपल्स के थ्रू कि मैं अल्टीमेटली तुमको इस एग्जांपल के थ्रू लॉ के क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। ठीक है, तुम लोग ये मुन्नी मुन्ना इनमें मत रह जाना, अदरवाइज इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने इमेजिनेशन पावर को कंट्रोल में रखना, अपने इमेजिनेशन जो भी तुम लोगों की कैपेसिटी, उस कैपेसिटी को सही जगह लगाना, लॉ के रिस्पेक्ट में यूज करना, और दूसरी जगह कहीं पर भी अपने दिमाग को डाइवर्ट मत करना। ठीक है, मान लीजिए एक बहुत सुंदर सी लड़की है जिसका नाम है मुन्नी। अब मुन्नी ने पब्लिक एट लार्ज के सामने ऑफर दिया कि मेरे से जो भी लड़का शादी करना चाहता है फटाफट से अपना बायोडेटा जो है वो इस पर्टिकुलर मेल आईडी बोले मुन्नी@शादी करना चाहते हो .com पे मेल करे बोले। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुन्नी ने पब्लिक एट लार्ज के सामने, मतलब पूरी की पूरी दुनिया के सामने ये ऑफर रखा, तो बोले सारे के सारे लोग जो भी इंटरेस्टेड है वो इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे क्या भेजेंगे, अपना बायोडेटा भेजेंगे। ओके, और अब जिसमें से
उसमें से जो भी बायोडेटा मुन्नी को पसंद आएगा, मुन्नी उस पर्टिकुलर बायोडेटा को एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद में उसके साथ में क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेगी। ओके, तो ये जो ऑफर था, ये ऑफर कैसा ऑफर था, पब्लिक एट लार्ज को था, ओपन ऑफर था, भाई कोई भी आओ कोई भी एक्सेप्ट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसी ऑफर को हम लोग कौन सा ऑफर बोलते हैं, यहां पर जनरल ऑफर बोलते हैं। अब बात आती है स्पेसिफिक ऑफर की। बोले स्पेसिफिक ऑफर मतलब क्या? देखो साहब, वो एकदम सुंदर सी सुशील सी कन्या है ना, जिसका नाम है मुन्नी। मुन्नी मेरे साथ स्टूडियो में यहां पर 2 टेक्नीशियन अवेलेबल है भाई, 2 लोग मेरी ये शूट को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है मानस। और वो सुंदर सुशील कन्या मुन्नी आकर मानस को बोलती है कि हे मानस, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो क्या? तो मुन्नी ने ऑफर किसको दिया? क्या ऑफर जय को दिया? बोले नहीं। क्या ऑफर मुझे दिया? बोले नहीं सर, आपको तो दे ही नहीं सकती बोले ऑफर। मैंने बोला ओके, इतनी भी बेइज्जती सरेआम मत करो तुम लोग मेरी, ठीक है? तो भाई मुझे ऑफर नहीं दिया, जय को ऑफर नहीं दिया, ऑफर किसको दिया? मानस को दिया। तो जब मुन्नी ने ऑफर दिया मानस को, तो ये ऑफर क्या जनरल ऑफर था या स्पेसिफिक ऑफर था? भाई स्पेसिफिक ऑफर था। एक स्पेसिफिक नमूना पकड़ के मुन्नी ने उसी नमूने को ऑफर दिया। तो इस टाइप का जो ऑफर दिया जाता है, इस ऑफर को मैं कौन सा ऑफर बोलता हूं? यहां पर स्पेसिफिक ऑफर या फिर प्रिस्क्राइब्ड ऑफर बोलता हूं, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर पर्सन को और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। इस ऑफर को मैं कौन सा ऑफर बोलता हूं? यहां पर स्पेसिफिक ऑफर। नेक्स्ट टाइप का जो ऑफर है वो होता है काउंटर ऑफर। देखो साहब, काउंटर ऑफर ना बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। प्लीज अब हम लोग ना थोड़ा सा सिंसियर मैनर में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हमेशा रेगुलर बेसिस पे कहीं पर भी मैं यदि जाता हूँ, कोई सेशन वगैरह भी होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज में, जब हम लोगों के सेमिनार होते हैं, तो भाई वहां पर भी ना सबसे ज्यादा जो डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को, वो डाउट्स आते हैं काउंटर ऑफर में। बेसिकली काउंटर ऑफर क्या होता है, तुम लोग समझने की कोशिश करना। मान लीजिए दोस्तों, मेरे पास ये सेलफोन है। ये सेलफोन सेल करने के लिए मैंने इस स्टूडियो में बैठे हुए जय को ऑफर दिया कि हे जय, क्या तुम मेरा ये OnePlus 7 Pro जो सेलफोन है, क्या ये 30,000 रुपए में खरीदना चाहोगे क्या? भाई ने क्या बोला कि सर 30,000 छोड़ो, यदि तुम 20,000 में दोगे ना तो मैं ये सेलफोन खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। एक मिनट रुकना, ध्यान से समझना, बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और यदि तुमने यहां पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी टेक्निकल ग्लिच हो जाएगी। कैसे? मैंने जय को ऑफर दिया कि हे जय, क्या तुम मेरा ये OnePlus 7 Pro 30,000 रुपीज में परचेज करना चाहोगे क्या? तो जय ने क्या बोला, सर 20,000 रुपए में दोगे तो मैं ये फोन खरीदूंगा, अदरवाइज आपका फोन आप ही रख लो। पहले ऑफर किसने दिया था? सर आपने ऑफर दिया था 30,000 रुपीज में आप ये सेलफोन क्या करोगे, जय को सेल करने वाले हो। तो जय को एक्सेप्ट करना था या रिजेक्ट करना था? तो इस केस में ऑफरर कौन था? बोले ऑफरर गौरव सर थे। ऑफरी कौन था? ऑफरी जय था। लेकिन हुआ क्या, जय ने मुझे उल्टा ऑफर दे दिया। कैसे उल्टा ऑफर दिया? बोले सर ये फोन जो आप 30,000 का बोल रहे हो, क्या आप 20,000 में दोगे क्या? इट मींस व्हाट कि ऑफरर बिकम्स ऑफरी एंड ऑफरी बिकम्स ऑफरर। तो जो ओरिजिनल ऑफरर का ऑफर था वो तो खत्म हो गया, वो कैंसिल हो गया, वो इलैप्स हो गया और उसकी जगह जो ऑफरी ने नया ऑफर दे दिया वो ऑफर एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो प्लीज समझना, बहुत सिंपल वर्ड्स में, बहुत सिंपल मैनर में मैं तुम लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं कि काउंटर ऑफर क्या होता है। When original offerer is terminated, मतलब जो ओरिजिनल ऑफरर का ऑफर था वो टर्मिनेट हो जाता है और जो नया ऑफर उसके सामने पुट कर दिया जाता है, तो ऐसे ऑफर को हम लोग कौन सा ऑफर बोलते हैं? काउंटर ऑफर बोलते हैं। मतलब when offerer becomes ऑफरी एंड ऑफरी becomes ऑफरर, इस टाइप के ऑफर को हम लोग कौन सा ऑफर बोलते हैं? यहां पर काउंटर ऑफर बोलते हैं, ठीक है? तो काउंटर ऑफर के केस में जो ओरिजिनल ऑफरर का ऑफर रहता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है, टर्मिनेटेड हो जाता है और उसकी प्लेस पे एक नया ऑफर आ जाता है। तो इस टाइप के ऑफर को हम लोग कौन सा ऑफर बोलते हैं? काउंटर ऑफर। अब दूसरा जो इसी का पैरेलल है, जहां पे फिर से अगेन स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, वो है क्रॉस ऑफर। बोले क्रॉस ऑफर क्या रहता है? सिंपल सी बात है भाई, मान लीजिए मेरे पास में ये सेलफोन है OnePlus 7 Pro। ये सेलफोन सेल करने के लिए मैंने मानस को ऑफर दिया कि हे मानस, क्या तुम मेरा ये फोन 30,000 रुपए में परचेस करोगे क्या? सिमिलर फोन मानस के पास भी था। मानस ने बोला सर एक काम कर लो, 25,000 में मेरे से खरीद लो। यहां पर जो सब्जेक्ट मैटर टू दी कॉन्ट्रैक्ट था, दैट इज सेलफोन, वो सेलफोन जो था वो सेम था। मतलब मेरे पास भी OnePlus 7 Pro, उसके पास भी OnePlus 7 Pro। मैं जब उसको ऑफर देने गया कि भाई 30,000 में ये फोन परचेस करेगा क्या, उसने बोला सर कैसी बात कर दी, 25,000 में आप मेरे से ले जाओ। मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफर इज सिमिलर टू बोथ द ऑफरर एंड ऑफरी। तो उस केस में दोनों ने एक दूसरे के ऑफर को क्या कर दिया? यहां पर क्रॉस कर दिया। ये काउंटर नहीं हुआ, ये कैसे हुआ? क्रॉस हुआ। क्यों?
क्यों? बिकॉज दोनों के पास जो सब्जेक्ट मैटर था वो सब्जेक्ट मैटर कैसा था? सिमिलर था, सेम था। तो भाई यहां पर प्लीज तुम लोग ध्यान से समझना, क्रॉस ऑफर का मतलब क्या? जब ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया तो ऑफरी ने भी ऑफरर को सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, सेम गुड्स के लिए क्या कर दिया? ऑफर दे दिया। तो ऐसे ऑफर को हम लोग कौन सा ऑफर बोलते हैं? क्रॉस ऑफर बोलते हैं। एंड लास्ट जो हमारे सामने बचा हुआ है भाई, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या भाई? ओपन ऑफर होता है। ओपन ऑफर मतलब कोई टाइम पीरियड सर्टेन नहीं है, जहां पर एक्सेप्टेंस एक बार दी जाएगी लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस बार बार की जाती है। तो ऐसे ऑफर को हम लोग कौन सा ऑफर बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। ओपन फॉर लाइफ टाइम, मतलब जब तक उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे, जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक के लिए क्या होता है? वो ओपन होता है। तो ओपन ऑफर ऐसा होता है जिसकी कोई टाइम पीरियड नहीं होती है, कोई समय सीमा नहीं होती है। उस टाइप के ऑफर को हम लोग यहां पर कौन सा ऑफर बोलते हैं? ओपन या स्टैंडिंग ऑफर। ओके, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑफर। नंबर 1 जनरल, दूसरा स्पेसिफिक, तीसरा काउंटर, चौथा क्रॉस एंड पांचवा ओपन ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ टाइप्स है, उन टाइप्स एंड टर्मिनोलॉजीज को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की जब बात आती है और उसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है वॉइड एग्रीमेंट। तो बोले वॉइड एग्रीमेंट क्या? समझना तुम लोग बात को। हाँ, वो 2 इक्वेशन पढ़ी थी अपन लोगों ने, एक बार तुम मुझे फटाफट से वो इक्वेशन याद दिलाओ ना। सर बोले एक ऑफर था, ऑफर यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बनता है सर एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जब जाके क्या बनेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या 2 इक्वेशंस हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी थी? एब्सोल्युटली सर, यही इक्वेशंस थी। अब सुनना, वॉइड एग्रीमेंट कैसे होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा भाई कि ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया और ऑफरी ने ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो गया, बट ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस ऑफ सेक्शन नंबर 10, मतलब यहां पर वो इस वाली स्टेज को क्लियर नहीं कर पाया। वो जो सेक्शन नंबर 10 में जो कंडीशंस मेंशन थी, उन कंडीशंस में से या तो सारी की सारी कंडीशंस या एनी वन ऑफ देम कंडीशंस यदि वो मीट आउट नहीं कर पाता है, तो फिर उस केस में ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस ऑफ सेक्शन नंबर 10, या तो सारी की सारी कंडीशंस या तो एनी वन ऑफ देम, तो फिर उस केस में इस टाइप के एग्रीमेंट को हम लोग कौन सा एग्रीमेंट बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। एंड यहां पर एक वर्ड यूज होता है, वो वर्ड भी मैं तुम लोगों के सामने मेंशन कर देता हूं। क्या वर्ड है वो? वॉइड एब इनिशियो। और अब इस वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, तो वॉइड एग्रीमेंट बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो पाया तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है भाई? वॉइड हो जाता है। और कैसे वॉइड होता है? वॉइड एब इनिशियो होता है। तो उस टाइप के एग्रीमेंट को हम लोग यहां पर कौन सा एग्रीमेंट बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। इसी के पैरेलल तुम लोगों के सामने जो एक नया टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है, उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? देखो, बहुत एक छोटू सा एग्जांपल लूंगा, एकदम देहाती एग्जांपल, देसी एग्जांपल तुम लोगों के सामने लेता हूं मैं। ओके, मान लीजिए एक छोटू है जो अपने घर से डेली कोचिंग क्लास जाने के लिए निकलता था और उसके क्लास के पास में ही एक सांची पॉइंट का आउटलेट था, एक सांची पॉइंट की शॉप थी, जहां से छोटू को उसकी मॉम ने बोला कि हे छोटू, ये 10 रुपए पकड़ और क्लास से आते टाइम तू ये 10 रुपए का दही लिया ना सांची पॉइंट से। तो बोले भाई, जब मॉम ने 10 रुपीज का नोट दिया उस छोटू को और बोला कि सांची पॉइंट से 10 रुपए का दही लिया ना, जैसे ही दोपहर में छोटू की क्लास छूटी, छोटू गया उस सांची पॉइंट वाले के पास और बोले भैया एक 10 रुपए का दही का पैकेट देना। अब उस सांची पॉइंट वाले ने क्या किया? फोन पे बात करते करते गलती से रेफ्रिजरेटर में से दही की जगह रबड़ी का पैकेट दे दिया और वो छोटू ने देखा नहीं, डायरेक्टली अपने बैग में डाला और बैग में डाल के मॉम ने उसको पूछा जब वो घर पहुंचा कि हे छोटू, क्या तुम दही का पैकेट लाए हो क्या? छोटू ने बोला ऑफ कोर्स मॉम, आप मुझे जो भी काम बोलती हो मैं सारा काम करता हूं, मैं आपका कितना ऑनेस्ट, कितना आज्ञाकारी बच्चा हूं। तो मॉम ने उसको शाबाशी दी और बोला बहुत बहुत धन्यवाद छोटू, तू इसी तरीके से लाइफ में उन्नति कर, प्रगति कर और इसी तरीके से तू मेरे सारे के सारे काम करते रहे। जैसे ही छोटू ने मॉम के हाथ में वो रबड़ी का पैकेट दिया, मॉम ने छोटू को अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ में दे रख के मारना स्टार्ट किया और बोले नालायक, तुझे जीवन में एक काम बोला, तू वो काम भी ढंग से नहीं कर सकता, तुझे दही लाने का बोला था, रबड़ी लाने का नहीं बोला था, फिर तू ये रबड़ी का पैकेट क्यों ले आया? मेहमान आने वाले हैं, मैंने कड़ी खिचड़ी अचार पापड़ का प्रोग्राम रखा था, तो क्या मैं ये रबड़ी की दही बनाऊं क्या? अरे रबड़ी की कड़ी बनाऊं यार। तो क्या बोले मैं ये रबड़ी, अरे क्या चाह क्या रहे हो आप? ये तो बोलो, भेल बना के रखना। तो मॉम ने बोला छोटू को कि जा छोटू, ये रबड़ी का पैकेट ना उस सांची पॉइंट वाले के मुंह पे मार के आ जा। अब वहां पर ना मॉम के पास में 2 चॉइस है भाई।
मॉम के दिल में यदि ग्रीड आ जाए और मॉम बोले कि 30 रुपए का रबड़ी का पैकेट 10 रुपए में मिल गया है और ये 10 रुपए देकर छोटू से यदि दूसरे दही का पैकेट मंगा लेती है, तो मॉम ने क्या किया, भले ही सब्जेक्ट मैटर उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं था, एज पर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं था, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब उस सब्जेक्ट मैटर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड और वैलिड बनाना किसके हाथ में, मॉम के हाथ में। यदि मॉम ने वो रबड़ी का पैकेट एक्सेप्ट कर लिया, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। और यदि मॉम ने बोला कि उस साची पॉइंट वाले के मुंह पे रबड़ी का पैकेट मार के आ जा, तो उस केस में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो अल्टीमेटली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन बिटवीन सिचुएशंस में फंसा रहता है, यदि इधर गए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, इधर गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। सर इधर गए तो वॉइड कैसे, मतलब मॉम ने यदि बोला कि जाके रबड़ी का पैकेट साची पॉइंट वाले के मुंह पे मार के आ जा, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन मॉम ने वो रबड़ी का पैकेट एक्सेप्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ दही का पैकेट, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड करता है एट द विशेष ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी की इच्छाओं पर डिपेंड करता है। यदि मॉम चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकती है, वॉइड बना सकती है। ऐसे इन बिटवीन सिचुएशन में फंसे हुए कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास में जो टर्म है लीगल, दैट इज इल्लीगल एग्रीमेंट। सुनना, इल्लीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑल इल्लीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इल्लीगल। ये लाइन भी मैं यहां पर लिख देता हूं, फटाफट से देखिएगा तुम लोग। यहां पर ऑल इल्लीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इल्लीगल। इसके पीछे रीजन है। सर वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या, वॉइड एग्रीमेंट मींस एग्रीमेंट विच इज नॉट मीट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 10। जो भी सेक्शन नंबर 10 की जो रिक्वायरमेंट है, जो सेक्शन नंबर 10 की कंडीशन है, उसको मीट आउट नहीं कर पाती है, उस वजह से जो आपका एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होता है, इल्लीगल एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी होता है। इस टाइप के एग्रीमेंट को हम लोग कौन सा एग्रीमेंट बोलते हैं, इल्लीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए साहब, दो दोस्त थे, एक का नाम था नितेश, दूसरे का नाम था रितेश। नितेश ने रितेश को एक सुपारी दी, किसके नाम की, राहुल के नाम की। बोले ले रितेश तू 5 लाख रुपए ले और इस राहुल का काम तमाम कर दे। मतलब ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, ऑफरी ने ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट किया और दोनों के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट। एंड बोले एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो हो ही जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट इट इज सुनना भाई, इट इज नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट, इट इज इल्लीगल एग्रीमेंट। ये इल्लीगल एग्रीमेंट क्यों है, बिकॉज यहां पर जो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है ये पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट में है। तो बोले सर ये इल्लीगल एग्रीमेंट क्यों माना जाएगा, सिंपली भाई जिसमें अनैतिक अनएथिकल काम किए जाते हैं उसके लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है, तो उस टाइप के एग्रीमेंट को हम लोग कौन सा एग्रीमेंट बोलेंगे, यहां पर इल्लीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, इल्लीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। वॉइड एग्रीमेंट सिंपली सेक्शन 10 का नॉन कंप्लायंस। इल्लीगल एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो कि पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट में है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग कौन सा एग्रीमेंट बोलते हैं, इल्लीगल एग्रीमेंट। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दी है कि ऑल इल्लीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इल्लीगल। ये भी फैक्ट जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है तुम लोगों के सामने वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझने की कोशिश करना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या। भाई सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था वो सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। फॉर एग्जांपल सुनना तुम लोग ध्यान से, मैं अपनी एक कार 5 लाख रुपए में कॉमर्स बाबा को बेचना चाहता था। कॉमर्स बाबा ने 5 लाख के बदले मुझे 3 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए थे और 2 लाख रुपए देकर आज से ठीक 10 दिन बाद वो मेरी कार ले जाने वाले थे। 10वां दिन आया, मैं सुबह सो के उठा और सो के उठने के बाद अपने घर में अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को बोलने लगा कि यार आज अपनी इस कार का लास्ट डे है, 2 लाख रुपए अपने हाथ में आएंगे, 3 लाख रुपए पहले आ चुके और अब से यह कार हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी, कॉमर्स बाबा की हो जाएगी। पर हुआ क्या, जैसे ही मैंने घर का गेट खोला, सामने देखा तो भाई मेरी खड़ी कार मुझे मिली ही नहीं। जो कार कल रात को मैं चला के लाया था उसको अपनी सही जगह पे खड़ी करी थी, पता लगा भाई अगले दिन सुबह सुबह वो कार चोरी हो गई। कॉमर्स बाबा का फोन आता है, बाबा जी का मेरे पास फोन आता है, बोले भैया वो कार के पैसे लो और कार दो। मैंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, मैं आपको वो कार नहीं दे सकता हूं बिकॉज मेरी जो कार है वो कार क्या हो गई, चोरी हो गई है। तो अब मेरे और उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक कॉन्सर्ट होने वाला था जहां पर एक बहुत फेमस सिंगर अपनी परफॉर्मेंस देने आने वाला था। सारा अरेंजमेंट हो चुका था, सारे टिकट्स वगैरह भी बिक चुके थे, बट हुआ क्या,
अचानक से उस सिंगर को थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हो गया, और चूंकि थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हो गया तो वो सिंगर अपनी परफॉर्मेंस करने नहीं आ सकता है। वाई? बिकॉज सब्जेक्ट मैटर ही जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस बीच में जितने भी टिकट वगैरह बटे थे, वो जो भी कॉमन मैन है, वो कॉमन मैन उन ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर कभी भी केस फाइल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज उनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। तो उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो दिस इज ट्रीटेड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और सिंपल 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 मैनर में तुम लोग समझ सकते हो कि भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या भाई, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती है, एंड जब तक तुम लोग उस टेक्निकल डिफिकल्टीज को फुलफिल नहीं करोगे, मीट आउट नहीं करोगे, तब तक भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को तुम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सर एग्जांपल देके बताओ। मान लीजिए भाई ऐसा होता है कि पहले मेडिकल शॉप का बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने सीएस बनने के बाद सोचा कि मैं टीचिंग के साथ साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस भी करूंगा, मैं मेडिकल शॉप ओपन करना चाहता हूं। जैसे ही मैंने मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए शॉप किराए पे ली, सारा ऑर्डर वगैरह प्लेस कर दिया, अचानक से गवर्नमेंट ने इसके रूल में अमेंडमेंट कर दिया, और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब जो पर्सन जब तक वो मेडिकल क्वालिफाइड नहीं होगा, मतलब जिसके पास में डिप्लोमा इन मेडिकल एजुकेशन नहीं होगा, तब तक भाई वो अब मेडिकल शॉप ओपन नहीं कर सकता है। तो अब भले ही मैंने उस लैंडलॉर्ड के साथ में जो भी रेंट एग्रीमेंट करके रखा है, जो भी ऑर्डर वगैरह प्लेस करके रखे, वो सारे ऑर्डर तब तक के लिए होल्ड हो जाएंगे जब तक के लिए मेरे पास में मेडिकल की डिग्री नहीं आ जाती है। मतलब अब मैं मेरी मेडिकल की शॉप तब तक ओपन नहीं कर सकता हूं जब तक मैं वो गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता हूं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि भाई दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से अभी वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो टेक्निकल डिफिकल्टीज दूर कर देता हूं तो उसके बाद में वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं यहां पर, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज इसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना तुम लोगों ने। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक बार वॉइड हो गया ना तो फ्यूचर में कभी परफॉर्मेंस करने लायक नहीं होता है, लेकिन अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज है, यदि तुमने वो टेक्निकल डिफिकल्टीज को दूर कर लिया ना तो तुम लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हो। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके तो ये 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है।